हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान का बुक फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग अध्याय 6 जैव प्रक्रम चैप्टर शुरू कर चुके हैं। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग का एक वीडियो हो चुका है इस चैप्टर से। और फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रियाकलाप 6.1 करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप होने वाला है और पर इसको चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखिए ताकि इसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए। इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबालते पानी में डालिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो लीजिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। चित्र देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 6.2 दिखाया गया है। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करना है। सावलित पत्ती या मंड परीक्षण से पहले ए है और मंड परीक्षण के बाद। तो फ्रेंड्स, 6.1 जो क्रियाकलाप है उसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, और दूसरा पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला का उत्तर हो जाएगा पत्ती का रंग उड़कर रंगीन हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल जाता है जिससे घोल का रंग हरा हो जाता है। तथा दूसरा, पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती के जिस भाग पर आयोडीन घोल के कारण गहरे नीले और काले हो गए हैं, इससे उनमें स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है, और जो भाग रंग रहित हो गए वहाँ स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र यानी कि स्टोमाटा की चर्चा की थी। चित्र 6.3 में जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, 6.3 है। लेकिन यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल का भी हानि होता है।
अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिखाया गया है। ये है द्वार कोशिकाएं, ये रंध्र है, छिद्र, और ये है हरित लवक। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ए में दिखाया गया है खुला, यहाँ पे रंध्र, यहाँ पे छिद्र खुला हुआ है, और बी में दिखाया है बंद रंध्र, यानी कि स्टोमाटा यहाँ बंद है और यहाँ पे खुला है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चित्र है, देखिए चित्र 6.6 प्रायोगिक व्यवस्था। ए में दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बी में दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। ये देखिए बेलजार है और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्लास में है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, बुक में देखिए क्रियाकलाप 6.2 दिया हुआ है। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच वाटिका पर रखिए। एक पौधे के पास 5 ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.2 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका का वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की सतह से उन्हें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपने ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। आगे पॉइंट है फ्रेंड्स, विषम पोषी पोषण। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के रूप में वह
भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विभिन्न विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या गतिशील है जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, कुछ जो जीव हैं भोजन अपने शरीर के बाहर ही उसका अपघटन कर लेते हैं या विघटन करते हैं। देखिए, पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फफूंदी, ईस्ट या मशरूम। भोजन को पहले सड़ा गला के तब उसको अवशोषित करते हैं। और जो कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन का पाचन शरीर के अंदर करते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी, कोई भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जीव द्वारा किसी भोजन का अंतर ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अमीबा का पिक्चर दिया गया है। देखिए, ए है केंद्रक है, खाद्य कण है, और बी में दिखाया गया है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए अमीबा जो है खाद्य कण को पकड़ने के लिए यहाँ कूटपाद का निर्माण किया और खाद्य कण को अपने अंदर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कर लेता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको फिर से अपना आकार में परिवर्तित करके पहले के आकृति में बदल जाता है। चित्र दिया हुआ है 6.5 अमीबा में पोषण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीव जो भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। चित्र 6.5। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है खाद्य रिक्तिका है, ये अंगुली जैसा संरचना है। खाद्य
रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और अपने वो एक कोशिका में उसके कोई विशिष्ट स्थान नहीं होते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए वो कोई भी स्थान से कूटपात का निर्माण करके और भोजन ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ यह भी बताया गया है कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उसमें एक विशिष्ट स्थान होता है भोजन ग्रहण करने के लिए और उसमें पक्षयाभ होता है गति करने के लिए, जो कि गति द्वारा पहुंचता है और पूरी कोशिका की सतह को ढके रहता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मनुष्यों में पोषण। देखिए, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है 6.6। 1 ml मंड का घोल 1% 2 परख नली ए तथा बी में लीजिए। परख नली ए में 1 ml लार डालिए तथा दोनों परख नलियों में 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परख नली में कुछ तनु आयोडीन की घोल डालिए। किस परख नली में आपको रंग में परिवर्तित दिखाई दे रहा है? दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है? यह लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग क्रियाकलाप जो है 6.3 है, इसमें जो प्रश्न है इसका उत्तर जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 6.3 में हम लोग का 3 प्रश्न बनता है। तीनों का हम लोग उत्तर जानते हैं। किस परख नली में आपको रंग परिवर्तित दिखाई दे रहा है? दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है? तथा तीसरा है लार की मंड पर क्रिया के बारे में यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, पहला का उत्तर हो जाएगा, देखिए, केवल परख नली बी में रंग बदल जाता है क्योंकि उनमें स्टार्च है, लेकिन परख नली बी में रंग नहीं बदलता है, केवल स्टार्च शर्करा में बदल जाता है। दूसरा का उत्तर हो जाएगा, यह इंगित करता है कि परख नली बी में स्टार्च है जबकि परख नली ए में नहीं। तीसरा का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह लार स्टार्च पर क्रिया करके स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने क्रियाकलाप 6.3 को कर लिया है। अब आगे है फ्रेंड्स, देखिए, मानव पाचन तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मानव पाचन तंत्र के साथ। हम लोग आगे डिस्कशन जारी रखेंगे।